नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इस वक्त की स्थिति को लेकर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद लोकतांत्रिक सरकार मिलने जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सकुशल संपन्न हुए और कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इन चुनाव में कोई भी गड़बड़ या कोई भी बयानबाजी, कोई भी हिंसा, कोई भी घटना देखने को नहीं मिली। सकुशल संपन्न हुए और ये लोकतंत्र की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है कि जो जम्मू कश्मीर हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद के साए में सुलगता नजर आया। आतंकवाद और अलगाववाद के बाइकआउट जैसी चीजें मतदान के दौरान देखी गई, चुनाव के दौरान देखी गई, लेकिन इस बार ये तमाम चीजें जमीन पर नहीं दिखी और लोग बाहर आकर, जिन्होंने जमकर वोट किया, लोगों ने बाहर आकर मत का इस्तेमाल किया और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी सहभागिता निभाई है। अब परिणाम भी सामने आ चुके हैं और अब परिणामों में सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन जम्मू की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी निकल कर आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले दम पर कश्मीर के अंदर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। यानी जो बाकी राजनीतिक पार्टियां थी उनका दबदबा नहीं दिखा गया। दो पार्टियों ने इस बार जमकर वोट्स भी लिए और जमकर इस बार सीटें भी ली। अब जब सरकार बनेगी गठन के साथ, गठबंधन के साथ, तो ये सरकार कैसी रहेगी, इस सरकार की शक्ल कैसी रहेगी, ये जानना है, बेहद जरूरी है। आज विधायक दल की बैठक भी हुई और तमाम विधायकों को एक साथ बुलाया गया। अब देखना होगा कि कब तक इस सरकार का गठन होगा और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। अब जरा मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंजे हुए नेता और जीते हुए विधायक सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बीजेपी हमेशा इसी मुद्दों में तो जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया उन्होंने। ये कभी कश्मीर को जम्मू से लड़ाया, जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, रजौरी को चिनाब वैली से लड़ाया, चिनाब वैली को पीर पंचाल से लड़ाया। तो ये मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है, जो बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, घर घर में बच्चा बेरोजगार है, आज बिजली और पानी की समस्याएं हैं, यहाँ हॉस्पिटल, जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालात देखें आप क्या है। अगर ये कहते हैं कि भाई हमने उसका, लोगों ने वो वोट नहीं डाला। बस बदकिस्मती हमारी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में ज़्यादा इलेक्शन सीटों में लड़ा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने मैक्सिमम वहाँ हिस्सा मांगा। तो कांग्रेस अब कांग्रेस की बात का जवाब देगी कि ये सीटें क्यों निकली। इसलिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होते तो ये बीजेपी आज जम्मू वर्सेस कश्मीर ना कर सकती। और यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, जो बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। इसी कारण जम्मू कश्मीर का स्टेट टूट के यूटी हो गया, 370 हमारा स्पेशल स्टेटस टूट गया। अगर हम स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को खाली अगर दिया था, महाराजा हरि सिंह ने दिया था। और हिमाचल में देखें कि हम जमीनें ले सकते हैं, क्या वहाँ हम रोजगार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद आज हमारी जमीनें भी जा रही हैं, हमारा रोजगार भी जा रहा है। तो इसलिए जो निशारा में आज लोगों ने मुझे वोट डाला है, लोगों ने इसी चीज़ों के खिलाफ डाला। उन्होंने कहा मुद्दों पर बात करिए, ये छोड़िए रीज़न क्या है। रीज़न नहीं है हिंदू या मुसलमान पे या पाकिस्तान या हिंदुस्तान के मसले नहीं। यहाँ मसला एक ही है कि बच्चे बेरोजगार हैं और हमारा स्टेट टूटा हुआ है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमें मिलना चाहिए। तो चुनाव से पहले आपने सभी मुद्दे देखे, सभी मुद्दे सुने और चुनाव के बाद के मुद्दे अब क्या नजर आ रहे हैं, यानी परिणामों के नतीजों के बाद क्या स्थिति जमीन पर नजर आ रही है, वो भी आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इंतजार और करना है और थोड़े से इंतजार के बाद ये नई सरकार भी जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेगी और उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से इस सरकार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। यानी मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का चेहरा इस वक्त सबसे आगे है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए दिनेश मल्होत्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं और एस तारिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा एस तारिक जी आप ही से, क्योंकि आज माहौल काफी गर्म है श्रीनगर के अंदर और आप वहीं पर हैं। इस माहौल को कैसे देख रहे हैं और 10 साल के बाद ये जो चुनाव हुए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, सकुशल संपन्न हुए चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई घटना नहीं, कोई बाइकआउट नहीं, कोई कुछ नहीं, सामान्य रूप से ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कैसे आप इन चुनाव को देख रहे हैं और अब जब सरकार गठन हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। दरअसल इस इलेक्शन में जो 10 साल के बाद जो आज इलेक्शन यहाँ हुआ, बड़े तवील अरसे के बाद, इसमें हम जब देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ क्या चीज है,
इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें मुख्तलिफ है। इसमें लोगों के कुछ जख्म थे जो थोड़े से भरा है, ठीक है। जो उनके जख्मों को थोड़ा सा मरहम मिला। लोगों में उत्साह था कि हम बाहर निकले, अपनी आवाज बात करें किसी भी जबान में, तो लोग बाहर आए। इलेक्शन मुहिम में उन्होंने अपने जो भड़ास थी कि वो उनके मसाइल हो, उनके डेवलपमेंट के मामले हो, उनका सियासी मसला हो, ये सारे के सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने ये भड़ास निकाली और जमहूरी तर्ज पे अपना मतदान किया, वो अपना जो राय दहंदगी का हक इजहार किया और वोट डाल के उनको अपने उम्मीदवार मिले। तो लोगों में काफी गहमा गहमी है, बड़ी खुशी है। तारिक साहब, कभी भी जश्न थमा एक बात नहीं है। और जानना चाहूंगा इसी में एड ऑन। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद ये चीजें जमीन पर देखने को मिली हैं, लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसी धारा 370 के हटाने के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था उसको लेकर लोगों ने वोट किया है। इन दोनों पहलुओं पर नजर डालें तो क्या लगता है कहां पर यह वजन ज्यादा जाता है इस तराजू में? मिला जुला रद्दमल है दोनों पे, मिला जुला। कुछ लोग जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोट डाले हैं, वो इस बुनियाद पे डाले हैं कि 370 की जो खात्मा हुआ था इसके खिलाफ था, कि ये खात्मा नहीं होना चाहिए था, उसके खिलाफ भी उन्होंने वोट डाला। क्योंकि जो भी जिन लोगों को उन्होंने वोट डाला उनका नारा भी यही था कि 370 को वापस रेस्टोर कराने की कोशिश की जाएगी, स्टेटहुड को वापस लिया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पे लोगों ने वोट डाले। लेकिन कुछ लोग हैं जो खासकर बीजेपी सेक्ट के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो बड़े खुश हैं, वो इसको कामयाबी समझते हैं, नहीं ये 370 की कामयाबी है। लेकिन तारिक साहब, जब आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारों की भूमिका होती है वो समाज को बहुत नज़दीकी से आंकते हैं, गहराई से आंकते हैं और उन्हें समाज की हर दुख दर्द, हर पीड़ा को समझते हैं, हर उपलब्धि को समझते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप निजी तौर पर इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं और क्या वाकई में बदलाव हुआ है जो नया कश्मीर बताया जा रहा है? देखिए, जहां तक मेरी बात है, मेरा डोमेन यही है कि मैं फील्ड में जाके लोगों की बातें समझूं, लोगों की बातें सुनूं और इन बातों को समेट के मैं उनको किसी प्लेटफॉर्म पे डाल के, ताकि मैं गवर्नमेंट के पास, लोगों के तक ये बातें पहुंचाऊं। मेरी डोमेन यही है और मेरा जो जाती भी है, मैं सबसे पहले I'm a son of the soil, मैं इस बस्ती का रहने वाला हूं, मेरे भी वही ख्वाहिशात होंगे जो मेरे लोगों की ख्वाहिशात है। सही बात है कि जो 370 का जो खात्मा हुआ था, कुछ चीजों में तब्दीली आई है, कुछ चीजों में बदलाव आया है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन सियासी तौर पे कश्मीर, कोई भी कश्मीरी मुझे आज तक ऐसा नजर नहीं आया जो इस बात पे खुश है कि 370 को हटाया गया या खासकर डिग्रेड कर दिया गया है स्टेट लेके। तो क्योंकि सरकार ने खुद भी, मरकजी सरकार ने खुद भी ऐलान किया है कि हम वापस स्टेटहुड को करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो कि ये स्टेटहुड वापस करें और एक अच्छी खासी सियासत के तौर पे कश्मीर को दोबारा रिबिल्ड करें, नए तरीके से तामीर करें और अपना जान के तामीर करें। ये मेरी अपनी राय। ओके, दिनेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। दिनेश जी, जिस तरह से तारिक जी ने कहा कि स्टेटहुड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टेटहुड को रिवोक करना चाहिए, वापस लाना चाहिए ताकि हम एक राज्य में रहें और एक राज्य की लोकतांत्रिक शक्तियां जो होती हैं उसके अनुरूप काम करें, उसके अंतर्गत काम करें और हमारे राज्य का विकास भी हो। आपका इस पर क्या स्टैंड है और क्या ये मुद्दा जो है ये चुनाव से पहले सुलझाना जाना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से? और अगर स्टेटहुड का मुद्दा सुलझ जाता, स्टेटहुड दे दिया जाता, तो अभी की तस्वीर क्या होती? देखिए शीतल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, तारिक जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक जी ने बड़ी इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट दी, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। दूसरी बात है स्टेटहुड की बात है, देखिए ये पॉलिटिकल इशू होते हैं। बीजेपी का ये प्लैंक है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। बीजेपी जिस नैरेटिव को तोड़ना चाहती थी, बीजेपी ने बड़ी सक्सेसफुली उस नैरेटिव को तोड़ दिया है। क्योंकि पहले जो चुनाव होते रहे जम्मू कश्मीर में, वो कोई ग्रेटर ऑटोनॉमी प्लैंक होता था, कभी सेल्फ रूल प्लैंक होता था। तो अब जो चुनाव के बाद जो सारी स्थितियां सामने आई, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और आने वाले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि अब 370 की हम बात नहीं करेंगे, हम स्टेटहुड की बात करेंगे। बीजेपी भी यही चाहती है कि सारा नैरेटिव स्टेटहुड पे ही रहे,
370 की हिस्ट्री बन जाए और 370 अब हिस्ट्री बन चुका है। अब स्टेटहुड पे बात होगी, बीजेपी बार्गेनिंग करेगी। तो दिनेश जी वो मान चुके हैं कि ये इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो गया है, या फिर केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाने की मजबूरी है? देखिए, जम्मू कश्मीर बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार जम्मू कश्मीर की सत्ता पर बैठेगी वो केंद्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं ले पाएगी, ये क्योंकि जम्मू कश्मीर की हमारी आर्थिक स्थिति भी ऐसी है, हमें केंद्र पे डिपेंड रहना चाहता है। और दूसरा, केंद्र भी कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। अगर 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है तो केंद्र को भी ये चाहिए कि केंद्र सरकार भी सरकार को पूरा कोऑपरेट करे, और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ये चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र के साथ मिलजुल कर काम करे, ताकि जम्मू कश्मीर में फिर शांति बहाली जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है 370 के बाद, जो जम्मू कश्मीर में कुछ पीस आई है, उसको आगे बिल्डअप किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। अब टाइम आ गया, मुझे लगता है कि इमोशनल इश्यूज को छोड़ के अब प्रैक्टिकल इश्यूज और जो कंक्रीट इश्यूज है उन पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। तारिक जी, आप सहमत हैं दिनेश जी से कि जो भावनात्मक राजनीति हमने पिछले कुछ दिनों से देखी है, इन चुनाव में देखी है, इमोशनल एक पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है, उसी के आड़े में लोग भी आ रहे हैं ज़्यादातर, और उसी के आड़ में लोग जो हैं वो वोट भी कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे ज़मीन पर हैं, जैसे प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम फिर उन्हीं चीज़ों की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा अच्छी हो, यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा हो, यहाँ पर हमारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सही से हो, ये तमाम चीज़ें सही हों, लेकिन हम फिर रो रहे हैं। सड़कें नहीं बन पा रही हैं, बिजली नहीं बन हो पा रही है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उनके लिए हम हर बार रोते हैं। लेकिन भावनात्मक राजनीति जो है वो काम कर जाती है, उसकी आड़ में पॉलिटिकल लीडर्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना काम कर जाती है। फिर वो मुद्दे 5 साल उसी कोठरी में चले जाते हैं जहां पर उन्हें ना कोई देखता है और ना कोई सुनता है। क्या अब वक्त आ चुका है जम्मू कश्मीर को देखने का? 10 साल से हम दूर रहे हैं सरकारों से। देखिए जी, एक्चुअली बात यह है कि ये जो वोटर का मामला है ये दो तरफा मामला होता है। ठीक है। एक तो जो अपने वो इसलिए वोट करता है कि जो उसका लोकल एमएलए होता है वो उसके रोजमर्रा के इश्यूज को हल करे, जो उसके डेवलपमेंट के हो, रोजगार के हो, या और बहुत सारे जो उसके डोमेन में आता है उसका हल करे। लेकिन दूसरा वोट उसका इस तरह होता है उनकी तंजीम के बारे में, उसकी रीजनल तंजीम का जो मौकुफ हो, सियासी मौकुफ हो, वो क्या होता है, तो उस पे भी नजर रखते हैं और इस पे भी नजर रख के ही वोट करते हैं। ठीक है। देखिए ये सही है, मेरे मौखर दोस्त ने सही बात बताई है, जो उन्होंने एनालिसिस किए बिल्कुल सही की है, जो उन्होंने 370 के बारे में भी बात की है, मैं सहमत उससे भी हूँ। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर आज आप कहते हैं कि ये जज्बात का जंग या ये इमोशनल्स की वार था, ये इमोशनल्स किसी किसी जगह दिखा गया। ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे बार बार बोला था कि जज्बात का घोड़ा दौड़ता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं पे नहीं है। ठीक है। यानी कुछ जज्बात के लिए वो रिजेक्ट हो चुके हैं, वो इस इलेक्शन में रिजेक्ट हो चुके हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुमत का यही मसला है कि उन्होंने डेवलपमेंट की काम, लेकिन उन्होंने सियासी तौर कुछ फायदा उठाने की कोशिश की और जिनका उनको फायदा मिला। यानी लोगों ने उनको ये मैंडेट दिया है कि अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में बावकार एक डेवलपमेंट के साथ साथ बावकार हमारी जो सियासी सूरत हाल हो, तो इसमें लोगों ने बिल्कुल वोट किया है और उनको भी चाहिए और दिल्ली को भी चाहिए। जो इस मैनिफेस्टो के प्रमुख मुद्दे थे और आप बेहतर जानते हैं, वो वही थे कि धारा 370 के अंग को या जो अमेंडमेंट हुई है उसको वापस लाना, पाकिस्तान से बातचीत करना और बिजनेस शुरू करना, पीएसए को हटाना, राजनीतिक कैदियों को छुड़ाना, ये तमाम चीज़ें तमाम जो थे वो प्रमुख मुद्दे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में। लेकिन अब जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने इस पर यू टर्न लिया है, इसके पीछे क्या एक मजबूरी है? जो मैंने दिनेश जी से सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल की बात जो लगातार हो रही है, कितना समन्वय इन दोनों के बीच बैठेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर को चलाना है, यहाँ के सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी भी केंद्र से है, सेंटर से है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये यू टर्न जो अभी है, क्या ये सरकार के सामने अब कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो, वो जो गाना याद आता है, पुराना गाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? दरअसल ये यूं होता है कि जो अपोजिशन में होता है, हिज़्बी इख्तिलाफ जब भी होते हैं कोई, वो जो उनकी बातें होती है वो हिज़्बी इक़्तिदार में नहीं होती है। देखो ये हर एक की मजबूरी है, जो हुकूमत संभालता है फिर उनको कुछ वाज़ेह चीजें नजर आती है तो उसमें लचक जरूर आती है।
ये हर एक जगह देखी गई है। जिसने भी हुकूमत संभाली है उनमें लचक पैदा आ गई है, क्योंकि वो बेसिक चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अगर उमर अब्दुल्ला आज पॉसिबिलिटीज की ही बात करते हैं, इट्स नॉट बैड, ये कोई गलत नहीं है। अगर इसके बजाय वो हमें ख्वाब दिखाएं, ख्वाब देखना हमें बहुत बुरा लगता है। कश्मीरियों को अब ख्वाब देखना बहुत बुरा लगता है। पॉसिबिलिटीज पे बात कीजिए। पॉसिबिलिटीज ये है कि मैं हुकूमत करूंगा, मेरे डोमेन में ये होंगे, ये होगा। इनके डोमेन में ये है कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर कराएंगे, क्योंकि इसका तो पहले ही मरकज ने हामी भर दी थी कि हम मरकज, हाँ अलबत्ता मरकज को मेरी ये राय है कि उसको जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए, और जो उनके साथ कुछ गिले शिकवे, कुछ परेशानियां लोगों में है, वो खत्म हो जाएंगी, और एक खूबसूरत देश और खूबसूरत स्टेट बन जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है दिनेश जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तारिक जी ने कही कि जो भी चीज़ें हैं या स्टेटहुड का मामला है वो अब वापस आना चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए, ताकि वो जो गिले शिकवे हैं वो कम हो जाएं और लोगों के जो मुद्दे हैं वो हल हो जाएं। अब ज़रा दिनेश जी बात करेंगे सरकार की। सरकार जो है वो बहुत जल्द बन जाएगी और ऐसा लग रहा है, क्योंकि बैठकों का दौर भी चल रहा है। लेकिन सरकार बनते ही फिर से एक सवाल सबके जहन में निकल कर आता है कि ठीक है सरकार बनेगी तो कश्मीर में बनेगी, कश्मीर सेंट्रिक ये गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि ज़्यादा सीटें वहीं से ज़्यादा और पूरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पूरा कुनबा है वो वहीं पे है। क्या ये बैलेंस रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? और अगर नहीं तो इसको बैलेंस करने के लिए अभी सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी? देखिए शीतल जी, सरकार बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतने के बाद बड़ी मैच्योरिटी से बड़ा मैच्योर लीडरशिप दिखा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें या उमर अब्दुल्ला की बात करें, दोनों ने बड़े मैच्योर स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा है कि जम्मू को हम रीच आउट करेंगे, जम्मू के पास पहुंचेंगे। दूसरी बात है कि सरकार अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, सरकार तो भी बनी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लेवल पे भी अच्छे प्रयास कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू से जो 3-4 इंडिपेंडेंट हिंदू जीते हुए हैं, शायद उनको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रोच किया है, उनको भी सरकार का हिस्सा बनाने की तैयारी चल रही है। अगर ये लोग सरकार का हिस्सा बनते हैं, खासतौर पर जम्मू से जो बनी से जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जब छाम्ब से सतीश शर्मा जीते हैं, अगर इनको सरकार में मिला दिया जाता है तो एक बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, जम्मू को भी हिस्सा मिल जाएगा। क्योंकि इस जो यूटी का जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके मुताबिक कोई बहुत बड़ा मंत्रिमंडल नहीं बनना है, 9 या 10 मंत्री बनना है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो उनमें से अगर 3-4 जम्मू के होते हैं तो बाकी कश्मीर घाटी के होते हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि जब से ये इंडिपेंडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में आ गए हैं, तो अगर इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर सीरियसली काम भी कर रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इन इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला लेती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि क्या पता नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बिना भी सरकार बना सकती है, ऐसा भी संभव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का केंद्र के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है तारिक साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या ये मात्र एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है एक कि हाँ जी कश्मीर से सरकार चलेगी तो ठीक है, या फिर वाकई में ये इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर कि एक तरफा सरकार ना बने, दोनों सूबों को ध्यान दिया जाए, दोनों संभागों को एक मेन स्ट्रीम में रखा जाए, मुख्य धारा में रखा जाए? जाहिर बात है जम्मू का अपना एक हक है। काफी टाइम से मैं भी देख रहा हूँ, जम्मू को भी मैं देख रहा हूँ, काफी जुल्म हुआ है जम्मू के साथ, मैं मानता हूँ। बहुत बड़ा उनको इग्नोर किया गया था। आजकल अगर इग्नोर नहीं है, आज उसके बाद भी इग्नोर नहीं होने चाहिए, उनका हक है, ना तस्खीर हिस्सा है हमारा। जिस तरीके से अगर आप यहाँ कुछ मंत्री लेते हैं वहां कुछ ले लेंगे तो बैलेंस एक रहेगी। मैं अपने दोस्त के साथ बिल्कुल इसमें सहमत हूँ कि जम्मू को एक हिस्सा मिलना चाहिए, भले ही वहां से उन्हें कम सीटें मिले, फिर भी वो हमारे कोई भी सीट ना मिले, फिर भी जम्मू का अपना हक है। जो भी डेवलपमेंट के वो हकदार है, जो भी बाकी चीजों के वो हकदार है। बल्कि इस पे बात हो रही है, मैं आपको एक इतला दे दूं, जो मुझे मेरे जरायों से पता चला है कि इस पे बात हो रही है, इस पे बड़ी तरीके से बात हो रही है कि जम्मू को एकोमोडेट बराबर किया जाएगा जो इसका हक है। ठीक है, तभी जाके ये हुकूमत आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद ये तो यूटी की बात है, उसके बाद अगर स्टेटहुड रेस्टोर होता है तो फिर वाज़ेह उनकी जो बाकी मजबूरियां हैं, उनके पास कम जो काबीना के मेंबर है फिर बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें बढ़ेंगे। तो जम्मू को साथ चले बगैर ये हुकूमत नहीं चलेगी, मैं एक दावा से कहता हूँ।
जम्मू को साथ चलाना ही सही है। जम्मू को साथ चलाना है, बेहद इंपॉर्टेंट बात दिनेश जी। जिस तरह से तारिक जी ने कहा कि जम्मू को साथ चलाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और 2014 में जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी, अगर मैं गलत ना हूं दिनेश जी, आप क्लैरिफाई कर लेना, उस समय भी शायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यही सोचकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, सत्ता में आए थे कि नहीं जम्मू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल शीतल जी, उस समय जो मैंडेट था ऑलमोस्ट ऐसा मैंडेट नहीं था। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब पीडीपी के पास भी इतने नंबर नहीं थे कि वो अपने दम पे या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते, लेकिन उस समय मैंडेट, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे विजनरी लीडर थे, उनको लगता था कि जम्मू के मैंडेट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जम्मू के मैंडेट को उस समय इग्नोर करते तो डिवीजन जो है, जो डिवीजन था जम्मू कश्मीर का, बढ़ जाता। तो उन्होंने बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल खेला था। उस गैम्बल का पीडीपी को अभी तक नुकसान हो रहा है, लेकिन गैम्बल का नुकसान पीडीपी को हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बीच में डिवाइड उन्होंने नहीं होने दिया। वो जो उन्होंने एक स्टेप उठाया था, उसका फायदा होगा कि जम्मू और कश्मीर में आपस में एक रिलेशन पूरे स्ट्रेंथन हुए। ठीक है, पीडीपी को अभी तक उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बीच में डिवीजन नहीं हुआ। और मुझे ये भी आशा है कि जो फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला जैसे विजनरी लीडर बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये ऐसा कदम उठाएंगे कि जम्मू को प्रॉपर्ली एकोमोडेट किया जाए। जैसे तारिक साहब ने कहा, अगर उनकी इंफॉर्मेशन सही है तो गवर्नमेंट तो नई सरकार बनती है, जम्मू को प्रॉपर्ली एकोमोडेट करे। सिर्फ मंत्री देने से जम्मू प्रोविंस एकोमोडेट नहीं होगा। डेवलपमेंट के जितने काम होते हैं जम्मू को इक्वल शेयर दिया जाए, तभी जम्मू एकोमोडेट होगा। मंत्री तो पहले भी जम्मू के रहे हैं, लेकिन उसको कैसे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जम्मू को कैसे एम्पावर किया जाए, टूरिज्म जम्मू का कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें बड़ी सीरियसली इस पे बात काम करने की जरूरत है। बिल्कुल तारिक जी, आपके पास आऊंगा। एक नया आंकड़ा आज निकल कर आए हैं, लगभग 68% के आसपास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी जमानतें बचा ही नहीं पाए हैं, जब्त हो गई हैं जमानतें ज़्यादातर कैंडिडेट्स की। इसका एक अगर संदेश हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकलता है, क्या इसके मायने हैं? क्या ये माना जा सकता है कि एक वोटर जागरूक है, अवेयर है अपने वोट के प्रति कि नहीं वोट नहीं ज़ाया करना है, जहां हवा चल रही है वहां हमने वोट करना है? नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी मैसेजें भी आ गई है। मैं आपको एक मैसेज ये बता दूंगा कि आप नॉर्थ कश्मीर में जब जाएंगे तो वहां से इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में बड़ा शो दिखाते हैं और बहुत बड़े महत्वपूर्ण लोगों के एक मैंडेट लिया है उन्होंने। लेकिन हमने उस वक्त भी, उसके फौरन बाद हमने कहा था ये एक जज्बाती नारा है, ये एक सिंपैथी वोट था वो जो उसे मिला है। लेकिन फौरन बाद जब असेंबली इलेक्शन का जो नकारा बच गया, ठीक है, तो लोगों में उस वक्त जो जज्बात थे, जज्बात से होके वो अब पूरी सियासत पे आ गए कि हम किस चीज को वोट करेंगे। तो लोगों ने पूरे ध्यान से सोचा समझा, उन्होंने बाज़ाब्ता वक्त की जरूरत को समझकर उन्होंने अपने अपने नुमाइंदों को वोट डाला। अब इसमें बहुत सारे आजाद उम्मीदवार, बहुत सारी तंजीमें निकली, तो उनमें 2-3 चीजें कॉमन थी। एक ये था कि चंद एक तंजीमों को जो इल्जाम लगा था कि वो बीजेपी की बी टीम, सी टीम, ए टीम वगैरह है, तो उनका हशर क्या हुआ आप सब जानते हैं। ठीक है तारिक साहब, आपका संपर्क लग रहा है मुझे कट चुका है। दिनेश जी, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, कंक्लूजन कमेंट। जी देखिए शीतल जी, सरकार बन रही है, सबसे अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट बन रही है। सबको ये आशा है वर्डिक्ट जैसा भी हो, लेकिन वर्डिक्ट को अब उस जो सरकार पे बैठेगा, जो कुर्सी पे बैठेगा, उसका काम है इसको अकोमोडेट करना प्रॉपरली, सभी सब रीजन को प्रॉपरली अकोमोडेट करना, ताकि जो कई सालों से जो एक नैरेटिव चला है कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, जम्मू के सब रीजन के साथ भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को खत्म करके एक ऐसी सरकार बने जो केंद्र के साथ टकराव भी ना ले, जम्मू के साथ टकराव भी ना ले, तो मिलजुल के सरकार को काम करे, सब लोगों का समस्याओं का समाधान हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, और एस तारिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये समय साझा करने के लिए, और समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बेहद ही जो अभी विश्लेषण होना चाहिए था सरकार के प्रति, या जो अभी सरकार बनने जा रही है उसको लेकर हमारे दोनों मेहमानों ने बड़े ही सुंदर तरीके से ये एनालाइज किया है, ये विश्लेषण किया है कि आखिर सरकार का दायित्व क्या रहेगा, अभी के समय जम्मू कश्मीर में क्या सिचुएशंस हैं, और आने वाले समय में इस सरकार के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का अगला कदम क्या रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।